तो स्वागत करते हैं हम आज के जो है क्लास में। जो है हम लोग 12th क्लास जो है आज बायोलॉजी जो है शुरू कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो है 12th क्लास जो है बायोलॉजी का फर्स्ट जो है चैप्टर जो है शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो यह 12th क्लास बायोलॉजी है। 12th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। तो इसमें सबसे पहले जो है ना पहला टॉपिक जो पढ़ना है, चलिए देखते हैं। तो है जीवन अवध। जीवन अवध या जीवन अवधि क्या होता है? जीवन अवधि या जीवन अवधि क्या होता है? लाइफ पीरियड क्या होता है? तो किसी भी जीव का जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है ना, उसे क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि किसे कहते हैं? तो हम लोग लिखेंगे कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। किसी भी जीव का जन्म से लेकर के, कोई जीव जन्म लिया है और जन्म से उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु जो हुआ है वो कितने दिनों तक जो जीवन है वही क्या कहलाता है? जीवन अवधि। और यह जीवन अवधि जो होता है जीवन अवधि है ना, जीवन अवधि जो है जीवों के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जीवों के आकार पर निर्भर जो है ना, निर्भर नहीं करता है। यानी जीवन अवधि होता है क्या है? तो कोई भी जीव जन्म लेता है तो वह मरेगा नहीं। तो वह प्राकृतिक रूप से वह जन्म लिया है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी वृद्धि होगा, विकास होगा, वह जवान होगा, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर उसके बाद अंत में उसकी मृत्यु होगी। तो वह जन्म से लेकर जो मरा है उसके बीच के जो बीच का जो समय होता है उसी को बोलते हैं जीवन अवधि। और जो ये है जीवों का जो आकार पर निर्भर नहीं करता है। यानी जीवन अवधि जो है कोई इंसान कितना दिनों तक जिएगा उसके आकार पर नहीं निर्भर करता है कि वो कितना बड़ा या छोटा है। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बात करें कौवा का जो जीवन अवधि जो होता है, यानी कौवा कितना साल तक जीता है? तो 15 वर्ष। और एक वही जो है ना तोता भी जो है ना कौवा के बराबर साइज का ही पक्षी है जो 150 वर्षों तक जीता है। सोचिए, यानी कौवा और तोता जो है लगभग जो है समान आकार का पक्षी है, लेकिन एक जो है कम साल जी रहा है और एक ज्यादा साल तक जी रहा है। यानी जीवों का जो आकार पर निर्भर नहीं करता है कि कोई जीव कितना साल तक जिएगा, यही है जीवन अवधि। जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य कितना साल तक एवरेज जो है जीता है, जैसे 65 साल तक, 70 साल तक, तो उसको क्या बोलेंगे? जीवन अवधि। जीवन अवधि का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई इंसान जन्म लिया और 20 साल या 30 साल में कोई चाकू उसको मार दिया या मर गया या एक्सीडेंट होकर मर गया तो उसका जीवन अवधि नहीं कहलाता है, बल्कि पूरा जो जीवन जिया कोई भी जीव वही कहलाता है जीवन अवधि। जैसे कौवा जो है जन्म लिया और जितना साल तक जिया उसके बाद उसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई, नेचुरल, कृत्रिम डेथ की बात नहीं हो रहा है। तोता जैसे है जो होता है 150 साल इसका जीवन अवधि होता है। इसी तरह जो है और भी बहुत सारे जीव हैं, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अमर होते हैं, यानी मरते नहीं हैं। यानी अगर एक कोशिकीय जीव की बात करें तो पूछता है कि कौन से जीव अमर होते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, अमर होता है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी जीव जन्म लिया है तो मरता है, लेकिन आखिर यह एक कोशिकीय जीव जैसे कौन से की बात कर रहे हैं? जैसे कोशिकीय जीव के बारे में आप पढ़ा है, जैसे होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, इब्लिना,
तो ये सभी कैसे जीव होते हैं? तो ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये सभी अमर होते हैं। अमर कैसे बोला जा रहा है? तो इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। देखिए जैसे अमीबा जो होता है, अमीबा अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाता है? जैसे इस तरह से कोई एक अमीबा है, तो एक अमीबा क्या करता है, अब इसके बॉडी जो है ना कोशिका से, तो कोशिका इसका एक कोशिका टूट कर दो कोशिका में विभाजित हो जाता है। इस तरह से एक से क्या हो गया, दो हो गया, यानी एक अमीबा से दो अमीबा हुआ। तो ऐसा नहीं कि जो जनक अमीबा जो जन्म दिया है, संतति अमीबा ये हो गया, इसके संतान हो गए। तो जनक जो अमीबा है, जो इसके दो संतान हुए हैं, एक से दो हो गए, तो जनक अमीबा की मृत्यु नहीं हो प्राकृतिक मृत्यु, बल्कि एक से और इसकी संख्या में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई, दो हो गया, यानी इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हुआ। प्राकृतिक मृत्यु जो है ना नहीं हुआ, इसलिए कहा जा रहा है ये जो है ना कोशिकीय जीव अमर होते हैं। यानी याद रखिएगा कि जीवन अवधि क्या होता है, तो किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के जो समय होता है, जो बीच का समय होता है, उसी को बोलते हैं जीवन अवधि। क्वेश्चन पूछता है जीवन अवधि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो जीवों का जो आकार होता है साइज पर निर्भर नहीं करता है, कोई जीव कितना छोटा या बड़ा है। जैसे हम लोग उदाहरण लिए, कौवा जो है और तोता दोनों समान आकार के जो है पक्षी होते हैं, लेकिन कौवा जो है 15 साल जीता है और वही तोता जो है ना मिट्ठू जो होता है 150 साल तक जीता है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं अमर होते हैं, जो उसका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ग्लीना, क्योंकि इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है ना। उसी तरह पैरामीशियम हो गया, ग्लीना हो गया, है ना। कुछ जीवों के हम लोग देख लेते हैं, कुछ जीव जिसकी जीवन अवधि कितनी होती है। कुछ जीव जो है देख लेते हैं, जीव जिसकी जीवन अवधि कितनी होती है। जीवन अवधि है ना, कुछ जीव जिसकी जीवन अवधि कितनी होती है। जैसे अभी हम बताएं, कौवा हो गया, तो कौवा का कितना होता है जीवन अवधि, 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष तक ये जीता है। तोता जो होता है 150 वर्ष तक जीता है। उसी तरह अगर बात करें तितली की, तितली कितना दिनों तक जीता है, तो 1 से 2 वर्षों तक जीता है। उसी तरह जो है गाय कुत्ता जो होते हैं, गाय कुत्ता जो पक्षी है, गाय और कुत्ता कितना देर तक जीता है, तो 20 से 25 वर्ष। गाय और कुत्ता जो जानवर है वो 20 से 25 वर्ष जीता है। उसी तरह हाथी जो होता है, हाथी 65 से 70 वर्ष तक जीते हैं। हाथी के अलावा जैसे हैं घोड़ा, घोड़ा जो है ये जो है घोड़ा जो है 50 से 60 वर्ष तक जीता है। और याद रखिए एक कछुआ, कछुआ जो 100 से 150 वर्ष तक जीता है। तो इस तरह से कुछ जीवों के एनसीईआरटी में मेंशन है, इसको याद रखेंगे। कौवा 15 साल, तोता 150 साल, तितली 1 से 2 वर्ष, गाय या कुत्ता जो होता है 20 से 25 वर्ष, हाथी 65 से 70 वर्ष, घोड़ा 50 से 60 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग जो है ना पढ़ेंगे जनन के बारे में, कि जनन क्या होता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को जो है बताएंगे इस चैनल के बारे में, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे बच्चे नए होंगे तो वह जो है लाइक भी जो है और सब्सक्राइब भी वीडियो को करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये चैनल जो है नया है तो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग भी सपोर्ट करेंगे।
चलिए आगे देखते हैं जनन। जनन जनन जो होता है, जनन किसको कहते हैं? जिसको बोलते हैं इसमें रिप्रोडक्शन, जनन। तो आप लोग पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनन क्या होता है। तो जनन जो है ना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या करता है, अपने समान संतान को जन्म देता है। यानी कि किसी भी जीव के द्वारा अपने समान, है ना, जीवों को जन्म देना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है ना। किसी भी जीव के द्वारा अपने समान किसी भी जीव के द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देना जनन कहलाता है। किसी भी जीव के द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जैसे देखते होंगे कि अगर यहाँ पर एक पौधा है तो एक पौधा जो है अपने समान जो है दूसरे पौधे को क्या करते हैं, इस तरह से छोटा सा पौधे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। या अगर कोई मनुष्य है तो क्या करता है? मनुष्य को ही जन्म देता है, इस तरह से, है ना। तो ये जो जन्म देने की जो प्रक्रिया है, ये जो जन्म देने की प्रक्रिया है, ये क्या कहलाता है? जनन, है ना। तो अब जो है हम लोग समझेंगे कि जनन के जो है ना, जनन क्या होता है? तो किसी भी जीव के द्वारा, हाथी घोड़ा जो क्या कर रहा है, अपने समान जीवों को जन्म दे रहा है, तो ही क्या कहलाता है? जनन, जनन या प्रजनन। अब ये जनन का उद्देश्य क्या है? आखिर कोई भी जीव जन्म दे रहे हैं, अपने समान जीवों को जन्म क्यों दे रहे हैं, है ना। तो जनन के उद्देश्य क्या है? जनन के उद्देश्य, कोई भी जीव क्यों जो है ना अपने समान जीवों को जन्म दे रहा है। तो पहला उद्देश्य जो होता है कि अपनी जनसंख्या के, अपनी जैसे जाति के संख्या में वृद्धि करने के लिए, यानी इसके माध्यम से कोई भी जीव क्या करते हैं? जाति की निरंतरता सदैव बनी रहती है। पहला जो है इसके माध्यम से जीवों के क्या होता है? जाति की निरंतरता बनी रहती है। यानी क्या होता है कि अगर कोई भी जीव जो होता है मरने से पहले क्या करता है? अपने समान जीवों को जन्म देता है ताकि वो जीव धरती पर बने रहे, है ना। जैसे देखते हैं कि इंसान क्या करता है कि बहुत सारे बाल बच्चे को उत्पन्न करता है ताकि हम मरने के बाद भी हमारी जाति इस पर क्या हो, इस धरती पर बना रहे। यानी जाति उस जाति जैसे इंसान बहुत सारे इंसानों को जन्म दिया ताकि इस धरती पर इंसान जो है ना खत्म ना हो। जैसे बाघ जो होता है बहुत सारे बाघों को पैदा कर रहा है ना। तो इससे क्या होता है कि उस जाति की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी बनी रहती है हमेशा पृथ्वी पर जनन के द्वारा। अगर कोई जीव क्योंकि कोई भी जीव जन्म लिया है तो वो मरेगा। अगर कोई जीव जैसे जन्म लिया है, जैसे मनुष्य अगर मान लिया जाए, वो अगले पीढ़ी को, अपने संतान को अपने समान नहीं जन्म देगा, तो क्या होगा कि आने वाले समय में क्या होगा, इस धरती पर मनुष्य बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। या अगर बाघ है तो बाघ अगर अगले बाघ को जन्म नहीं देगा तो कुछ समय के बाद धरती पर बाघ समाप्त हो जाएंगे। तो याद रखेंगे पहला जो है इसके उद्देश्य है कि इसके माध्यम से जीव अपनी जाति की निरंतरता बनी रहती है इसके द्वारा। दूसरा है कि जनन करने से क्या होता है कि उस जीव की जाति की संख्या में वृद्धि होता है ना। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि शेर हमारे देश में कम है, तो जनन के द्वारा ही क्या किया जाएगा कि उसकी जनसंख्या को बढ़ाया जाएगा। तो जिसके द्वारा क्या होता है, जनन से उस जीव की जाति की संख्या में वृद्धि होती है। इसके द्वारा उस जीव, यानी कि जनन के द्वारा क्या होता है, उस जीव के जाति की संख्या में क्या होता है, जाति की संख्या में वृद्धि होती है। जनन के द्वारा वृद्धि होता है ना। जैसे पहले मनुष्य की संख्या इतना नहीं था, जैसे देखा जाए तो 2001 के जनगणना के अनुसार जब हुआ था तो
भारत की जो जनसंख्या 101 करोड़ थी और 2011 में हुआ तो 121 करोड़ हो गया ना। 20 करोड़ जनसंख्या जो है ना 10 सालों में बढ़ गई। और अभी तो अगर किया जाएगा, 2021 में जनगणना हुआ था नहीं क्योंकि कोरोना वायरस था, तो 2021 में किया जाता तो जानते हैं कितना हो जाता जनसंख्या, लगभग 140 करोड़ से प्लस हो रहा है। यानी हर 10 साल में 20 करोड़ जनसंख्या बढ़ रहा है। तो ये जनसंख्या जो बढ़ रही है मनुष्य जाति की, वो कैसे बढ़ रही है? जनन के द्वारा ही। अगला जो है, इससे क्या होता है? जीवों में विविधता। इससे क्या होता है? इससे जीवों में विभिन्नता आती है ना, जिससे जैव विकास हुआ है। यानी जनन के द्वारा जीव क्या किए? बहुत सारे जीवों को जन्म दिए, जिससे क्या हुआ? उसके अंदर भिन्न विविधता यानी वेरिएशन। जैसे कहा जाता है कि जो मनुष्य थे, मनुष्य बंदर के प्रजाति, बंदर ने क्या किया कि उसमें जन्म बार बार रिप्रोडक्शन किया, जनन किया बहुत सारे। तो इससे क्या हुआ? उसमें से उसके गुणों में अंतर आते गया और उससे क्या हुआ कि इंसान जैसे जीव की उत्पत्ति हुआ। तो जनन के द्वारा ही जो है, और इसके द्वारा जो है आज जीवों का विकास हो पाया है जनन के द्वारा। आज जो है पहले जैसे जीव दिखते नहीं है, पहले क्या थे? बंदर जैसे मनुष्य दिखते थे, पूरे शरीर पर बाल थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? इसमें विकास हुआ। तो इससे क्या हुआ? विभिन्नता, यानी जीवों में विभिन्नता आई, जिससे जैव विकास हुआ। तो ये जनन के क्या है? उद्देश्य थे, ये फायदा था। मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा कि जनन जो है किसी भी जीव के द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देना ही क्या कहलाता है? जनन। जनन के उद्देश्य क्या होता है? तो इसके माध्यम से जीवों की जाति की निरंतरता बनी रहती है, इस धरती पर समाप्त नहीं होती है। इसके द्वारा उस जीव के जाति की संख्या में क्या होता है? वृद्धि, जनन के द्वारा। इससे जीवों में विभिन्नता आती है, जिससे जैव विकास होता है, यानी विभिन्नता, वेरिएशन, नए नए गुण जीवों में जो देखने को मिल रहा है, तो जनन के द्वारा ही देखने को मिल रहा है ना। मैं आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जनन के प्रकार देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिखेंगे भी अपने कॉपी में, इसको नोट्स बनाएंगे अच्छा से, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था जनन के प्रकार, है ना। जनन जो है मुख्य रूप से ऐसे 2 प्रकार के होता है। चलिए, लेकिन यहाँ पर जनन जो है ना 3 प्रकार के पढ़ने के लिए। चलिए बारी बारी से देखते हैं कि जनन के क्या क्या प्रकार हैं। तो ठीक है, हम लोग जनन के उद्देश्य तक जो है ना हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखने वाले जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे तो जनन 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, ठीक है, पहला जो होता है अलैंगिक जनन, और दूसरा जो होता है लैंगिक जनन ना। लैंगिक जनन यानी लैंगिक जनन कहीं एक पार्ट है, उसका नाम है कायिक या वर्धी जनन, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग जो है जनन के 3 प्रकार पढ़ेंगे। कायिक या वर्धी जनन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा जो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है तीनों विधियों को पढ़ने वाले हैं बारी बारी से,
है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे कायिक या वर्धी जनन के बारे में। कायिक या वर्धी जनन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कायिक या वर्धी जनन के बारे में। कायिक या वर्धी जनन, तो कायिक या वर्धी जनन हेडिंग दे देंगे। कायिक या वर्धी जनन, जनन के प्रकार में जो है हम लोग पहले जो विधि पढ़ने वाले हैं वो है कायिक या वर्धी जनन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक या वर्धी जनन क्या होता है? तो जब, है ना, जब किसी पादप में पुष्प और बीज के अतिरिक्त, है ना, किसको कहते हैं? तो जब पादप के पुष्प या बीज के अतिरिक्त, यानी कि अगर पादप के पुष्प और बीज के अतिरिक्त जो है, अतिरिक्त पौधे के अतिरिक्त भाग जैसे जड़, तना एवं पत्ती के द्वारा नए संतान की प्राप्ति होती है तो उसे कायिक या वर्धी जनन कहते हैं। यानी कायिक या वर्धी जनन कहते किसको हैं? तो जब हम लोग पौधे के पुष्प और बीज के अतिरिक्त, जैसे लैंगिक जनन में पढ़ेंगे वहां पर पुष्प या बीज से ही नए पौधे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जनक पौधा जिससे वो उत्पन्न हुआ, जनक पौधा के एकदम समान या कह सकते हैं कि फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी होते हैं। बिल्कुल एकदम समान होगा, है ना, बिल्कुल उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, पहला अंतर होता है यही। दूसरा जो है कि मातृ पौधे का गुण, है ना, जो मातृ पौधे के अंदर जो संतति से उत्पन्न होते हैं कायिक या वर्धी जनन के द्वारा, उसमें जो नए संतान जो होते हैं बनते हैं वो बिल्कुल मातृ पौधे के गुण के समान होते हैं। जैसा जनक के अंदर गुण रहेगा, जैसे हम देखे थे अमीबा, एक अमीबा से दूसरा अमीबा बना, तो या एक पैरामीशियम से दूसरे पैरामीशियम बना, तो बिल्कुल वो उसके जैसा गुण भी होता है, उसी के जैसा। यानी जनक से जो उसके संतान बनेंगे तो बिल्कुल हूबहू होता है, गुण भी समान होते हैं। गुण ऐसा नहीं कि नया है, गुण आ जाएगा। अगर जो जनक है या मातृ जो जीव है, अगर मान लिया उसमें जैसे लाल गुलाब का पौधा है, तो लाल गुलाब के पौधे को रोपेंगे तो लाल गुलाब ही होगा। अगर इसके द्वारा तैयार कर रहे हैं तो लाल गुलाब से ऐसे काला गुलाब नहीं हो जाएगा, या लाल गुलाब से श्वेत गुलाब का पौधा नहीं होगा, है ना। जो आप बो रहे हैं वही होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं कायिक या वर्धी जनन। तो मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्ध। जैसे आप लोगों ने जो है इस तरह से आलू को देखा है, तो आलू जो है जब आप छोड़ देते हैं घर में बहुत दिनों तक रहता है आलू, तो इसमें क्या हो जाता है कि आंख निकल आते हैं इस तरह से, जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आंख बोलते हैं। इस तरह से जो है निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग इस तरह से आंख इसको बोलते हैं, आंख। और बायोलॉजी के भाषा में जो है इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्ध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्ध, कायिक प्रवर्ध बोलते हैं, है ना, जिससे नए पौधे बनते हैं। यानी मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है, ये क्या है? आलू। आलू जो है ना, आप बताएंगे क्या बीज होता है, तो ये आलू एक क्या होता है? तना। क्वेश्चन में पूछा गया है आलू क्या होता है? तना होता है। ठीक है, तो ये क्या है? आलू जो है मातृ पौधा, जिससे नए पौधे बनेंगे। ठीक है, तो मातृ पौधे का वह भाग जो नए पौधे का बनाता है,
तो इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्ध। मातृ पौधा या जनक पौधा का वह भाग जो नया पौधा बनाता है उसे कायिक प्रवर्ध बोलते हैं। कायिक प्रवर्ध कहते हैं। मातृ पौधा या जनक पौधा का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध। जैसे आलू है तो ये जो अंकुरित हो जाता है इस तरह से, इसमें आंख निकल जाता है, इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्ध। इसी से क्या होते हैं? नए पौधे बनेंगे। तो यह जो है, जो जड़ तना पत्ती में से कोई भी भाग हो सकता है। जो जड़ तना पत्ती में से कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से जो मातृ या जनक पौधा का वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे कायिक प्रवर्ध कहते हैं। ये जो कायिक प्रवर्ध होते हैं, जड़ तना पत्ती में से कोई भी भाग हो सकता है। समझ गए? तो जड़ तना पत्ती में से कोई भी भाग हो सकता है। अगर आप गन्ना, जैसे गन्ना या गुलाब का पौधा को जो है, गुलाब के पौधे को काट कर रोपते हैं जमीन में, इससे जो है ना नए पौधे आ गए। तो ये जो तना है, तना, इसको जिससे नए पौधे बनेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्ध, है ना। अगर कोई पत्ती है और इस तरह से जो है पत्ती में भी क्या होता है? कायिक। इस तरह से अगर पत्ती से नए पौधे अगर बन रहे हैं इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्ध, है ना। तो कायिक प्रवर्ध क्या होता है? तो मातृ या जनक पौधा जो नए पौधे को जन्म देगा उसको बोलेंगे, जो जन्म देता है उसको जनक पौधा का नया वह भाग जो नया पौधा बनाता है उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्ध। इसमें जड़ तना पत्ती में से कोई भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे कायिक प्रवर्ध। जैसे तना देखिए, पत्ती देखिए, पत्ती से भी नए पौधे बनते हैं, तो इसको बोलते हैं। तो बात से समझ में आ रहा है कायिक या वर्धी जनन क्या होता है? तो किसी पादप में बीज या पुष्प के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है, इसको कायिक या वर्धी जनन कहते हैं। इसके गुण, इसके द्वारा उत्पन्न पौधा आकार की यानी आकार में और अनुवांशिक रूप से, यानी अनुवांशिक गुण जैसे उसमें लंबाई, उसके अंदर कैसा गुण है वो हो रहा है, बात हो रहा है, एकदम समान फोटोकॉपी या कार्बन कॉपी होते हैं। मातृ पौधा जनक पौधा का वह भाग होता है जो नए पौधे बनाता है उसे कायिक प्रवर्धी। जो जड़, तना, पत्ती में से कोई भी भाग हो सकते हैं। तो चीजें समझ में आ रही है? तो बिल्कुल वीडियो को जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट्स बनाएंगे बढ़िया से। कायिक, अब देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कायिक प्रवर्धन के प्रकार। कायिक प्रवर्धन के प्रकार तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि जो कायिक प्रवर्धन होता है वह जड़, तना, पत्ती में से किन किन पौधों में जो है जड़ से, तना से, पत्ती में से कायिक प्रवर्धन से नए पौधे बनते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग कायिक प्रवर्धन के प्रकार पढ़ेंगे। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, है ना, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। सपोर्ट करेंगे चैनल को, नया भी जो है ना चैनल है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं कायिक प्रवर्धन के प्रकार में क्या देखने वाले हैं। कायिक प्रवर्धन के प्रकार। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताया कि जो कायिक जो प्रवर्धन होते हैं ये जड़ तना पत्ती के किसी भाग से जो है नए पौधे बनते हैं तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। अब ये कायिक प्रवर्धन के प्रकार जो है निम्नलिखित होता है। कायिक प्रवर्धन के प्रकार क्या होते हैं? निम्नलिखित। अब जो है पूछता है सवाल कि किन पौधों में जड़ के द्वारा, पत्ती के द्वारा ना, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है किसमें होता है? जड़ के बाद जो है पत्ती के द्वारा किसमें जो है कायिक प्रवर्धन होता है? पत्र प्रकलिका जिसको बोलते हैं बुलबिल, इसको क्या बोलते हैं? बुलबिल। पत्र प्रकलिका के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? कौन से पौधे में? और उसके बाद लास्ट में हम लोग देंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है तना के द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। तो देखिए आप लोगों ने जो है मूली जो और गाजर खाया है, मूली हो गया, गाजर हो गया, मूली और गाजर में जो कायिक प्रवर्धन होते हैं, मूली और गाजर है क्या? तो जड़ है। जड़ के द्वारा जो है मूली गाजर हो गया, सलजम हो गया, है ना, मूली गाजर सलजम, ये सभी में जो है जो कायिक प्रवर्धन होते हैं जड़ के द्वारा। क्वेश्चन आता है इसमें से बताइए कौन जड़ है? तो मूली गाजर सलजम जो है ना एक तरह का जड़ होता है। पत्ती में तो ब्रायोफिलम, आपने ब्रायोफिलम का पत्ती देखा होगा। ब्रायोफिलम की जो पत्ती है ना उसके द्वारा नए पौधे बनते हैं जिसको बोलते हैं पतर चट्टा भी बोलते हैं, पतर चट्टा इसको बोलते हैं। और एक और पत्ती जो है जिसका नाम है किलांचू। ये जो पत्ती के द्वारा जो है ना कायिक प्रवर्धन होते हैं। इस तरह से जो पत्ती जो होते हैं, इस तरह से जो पत्ती होते हैं, इस पत्ती से क्या होते हैं? एक दूसरे नए पौधे क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं इस तरह से। तो ये जो है ना पत्ती जो है ब्रायोफिलम, जिससे पत्ती से क्या हो रहा है? एक नए पौधे उग जा रहे हैं, बन जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन, नए पौधे बन रहे हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और अगला जो है पत्र प्रकलिका के द्वारा, जो अगेव एक पौधा होता है, अगेव है ना, जो भारत के जो है ना शुष्क प्रदेश में पाया जाता है। इस तरह से शुष्क प्रदेश यानी राजस्थान में, जिससे शराब उराब जो है ना इससे बनाया जाता है अगेव। इस तरह से जो है ना अगेव जो होता है इसमें भी एक तरह का क्या है? पत्ता ही होता है ना। इस तरह से जो है, इस तरह से पत्ता ही होता है ना। जैसे आप एलोवेरा देखोगे, एलोवेरा का जिस तरह से पत्ता होता है ना, यही जो है ना पत्र प्रकलिका है ना, पत्र प्रकलिका। इस तरह से पत्र प्रकलिका, इसके द्वारा जो है अगेव में याद रखिएगा। पत्र प्रकलिका के द्वारा क्वेश्चन आएगा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो अगेव पौधा में, अगेव है ना। क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्र प्रकलिका क्या है? तो पत्र प्रकलिका एक कायिक प्रवर्धन की विधि है, या कह सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन एक तरह का लैंगिक जनन ही होता है ना, लैंगिक जनन की विधि है ना। और हम लोग देखेंगे तना के द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है?
तो तना में के द्वारा जो है लैंगिक जनन जो है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है आलू में। आप लोगों ने आलू देखा है ना, तो आलू एक क्या है, बीज नहीं समझिएगा, ये क्या है, तना है, ठीक है। और तना के द्वारा जो है लैंगिक जनन आलू में होता है। प्याज देखा है आपने, है ना, प्याज, अभी इसको डिटेल से देखने वाले हैं। प्याज हो गया, अदरक हो गया, अदरक, है ना, अदरक में जो है जो होता है, अदरक के जो भाग जो होते हैं इसको कहा जाता है राइजोम, बायोलॉजी की भाषा में, बायोलॉजिकल में राइजोम भी, अदरक, ठीक है। और आलू को जो है ना ट्यूबर भी बोलते हैं, ट्यूबर, या जिसको बोलते हैं कंद भी, है ना, राइजोम को बोलते हैं प्रकंद। अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन जो होता है, ये सभी क्या है, तना है। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, ठीक है, अरबी, है ना, आपने ओल देखा है, ओल, तो ये सभी क्या है, तना होते हैं। इन तना के द्वारा क्या होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं, ये सभी में, याद रखिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि जड़ के द्वारा, क्वेश्चन आएगा इस तरह से कि जड़ के द्वारा अलैंगिक, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, तो आप बता सकते हैं जड़ के द्वारा किसमें होता है। क्वेश्चन आएगा पत्ती के द्वारा, है ना, पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। क्वेश्चन आएगा पत्र प्रकलिका के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो जड़ के द्वारा होता है, मूली, गाजर में, है ना। क्वेश्चन आएगा तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, तो इसका सभी का जवाब आप दे सकते हैं। पत्ती के द्वारा जो है ब्रायोफिलम में होता है ना, इस तरह किलांचू में होता है। पत्र प्रकलिका के द्वारा अगेव में होता है। तना के द्वारा आलू, प्याज में होता है। तो इस तरह से जो है अब हम लोग इसको जो है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में बनाएंगे भी, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आता है। अब हम लोग देखने वाले तना को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि तना के द्वारा जो है ना, तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस किस में होता है ना। तना भी कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, वायवीय, अर्धवायवीय, भूमिगत। चलिए हम लोग आगे जो है ना तना के द्वारा, जड़ के द्वारा, पत्ती प्रकलिका के द्वारा देख लिए। अब हम लोग तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन को डिटेल से पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन के प्रकार देख रहे हैं, तो हम लोग तना के द्वारा देखेंगे। तना द्वारा, है ना, तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है। अब तना जो है भी होता है 3 प्रकार के होता है। एक जो होता है वायवीय तना होता है, वायवीय। एक होता है अर्धवायवीय, और तीसरा जो होता है वो होता है वायवीय, जो हवा में, अर्धवायवीय। और एक होता है भूमिगत तना। तो 3 प्रकार के तना होते हैं। एक वायवीय, वैसा तना जो हवा में है ना, जो वायु में है। जैसे ज्यादातर तना जो होते हैं वो ऊपर की ओर ही होते हैं, इस तरह से। अगर पेड़ पौधे के तना में जो है ना इस तरह से हवा में है और उससे नए पौधे बनते हैं, जैसे गुलाब हो गए, गन्ना हो गया। तो इसका जो तना जो होता है हवा में ही होता है और
हम लोग क्या करते हैं कि गुलाब के पौधे को तना को काट कर रोप देते हैं, इससे नए पौधे बन जाते हैं। तो वायवीय जो है ना तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन गुलाब गन्ना में होता है। अर्धवायवीय का मतलब जो है कुछ ऐसे तना जो होते हैं जो निकलते तो हैं जमीन से, लेकिन वो क्या करते हैं कि जमीन से रेंगते हुए जो है ना, इस तरह से जमीन से रेंगते हुए, जमीन से के साथ जो है ना रेंगते जो है ना रहते हैं। जैसे आपने घास में देखा होगा, घास में और भी घास के अलावा और भी बहुत सारे पौधे हैं जो क्या अगर जमीन के साथ जो है ना जमीन के साथ पकड़ कर चलते हैं। और एक जो है ऐसे तना होते हैं जो है ना, ये भी जो है ना जमीन के ऊपर ही होते हैं, लेकिन पूरी तरह से जो है ना आधा वायु में रहता है, आधा जो है ना जमीन के अंदर, इस वजह से नाम इसका अर्धवायवीय है। भूमिगत जो भूमि के अंदर होते हैं, जैसे आलू जो होता है, अभी बताए थे इस तरह से। आलू क्या है, एक तरह का तना ही है ना। जड़ जो होता है, इसके अतिरिक्त ये जो है ना जड़ निकलता है इस तरह से। जड़ जैसा भी बताएं कि आलू हो गया, ये सभी नीचे होते हैं जमीन के अंदर। तो तना के 3 प्रकार के होता है, वायवीय, अर्धवायवीय, भूमिगत। वैसे तना जो हवा में होता है और उससे अगर नए पौधे बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं वायवीय। जैसे गुलाब गन्ना में घास जो होता है अर्धवायु, पूरी तरह से हवा में नहीं है, कुछ मिट्टी में भी दबे रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, आधा हवा में आधा जमीन के अंदर। और कुछ पौधे जो है ना भूमिगत होते हैं, जो भूमि के अंदर ही होते हैं, उसको बोलते हैं भूमिगत तना। तो भूमिगत तना के द्वारा लैंगिक जनन जो होता है आलू में, ये सभी में। तो देखिए पहला जो है हम लोग देखने वाले हैं भूमिगत तना के द्वारा। भूमिगत तना के द्वारा, भूमिगत तना के द्वारा जो है, भूमिगत तना के द्वारा अलैंगिक जनन जो है किस किस में होता है, भूमिगत तना के द्वारा। तो भूमिगत तना के द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन जो है, कायिक प्रवर्धन देख रहे हैं। कायिक प्रवर्धन एक तरह का लैंगिक जनन की विधि ही है। तो क्योंकि इसमें एक ही पौधे से क्या हो रहे हैं, नए पौधे बन रहे हैं। लैंगिक जनन भी क्या होता है, एक ही जनक के द्वारा नए पौधे बनते हैं। तो सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। कायिक प्रवर्धन अगर लैंगिक जनन पेड़ पौधे में हो रहा है तो उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। देखना सारे पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं। भूमिगत तना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमिगत तना जैसे आलू जो होता है, आलू जो है आपने देखा है इस तरह से जो है आलू में जो भूमिगत तना होता है, भूमिगत तना जो होता है ना, भूमिगत तना, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कंद बोलते हैं। कंद या ट्यूबर बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए कि आलू में जो है, आलू में जो भूमिगत तना होता है उसको क्या कहते हैं, कंद। यानी कंद के द्वारा जो होता है कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, तो आलू में होता है। अदरक हल्दी क्या होता है, अदरक हल्दी भी भूमिगत तना है। ठीक है, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ठीक है। अदरक हल्दी भी क्या है, अदरक हल्दी एक भूमिगत तना है, जो जमीन के क्या होता है अंदर, है ना। आलू जो है देखा होगा आप लोगों ने, इस तरह से जमीन के अंदर जो होता है ना, आलू जो होता है, जड़ जो तना होता है थोड़ा सा फूल जाता है ना, गोल गोल हो जाता है। तो आलू क्या है, एक तरह का तना ही है ना। और इसमें जड़ जो होता है अतिरिक्त जड़ होते हैं, और जड़ अलग से निकले होते हैं। तो आलू जो है एक तरह का कंद है जो फूल जाता है ना, आलू क्या हो जाता है, जिसको ट्यूबर भी बोलते हैं, ट्यूबर, कंद। अदरक और हल्दी, आप लोगों ने अदरक और हल्दी को देखा होगा। अदरक और हल्दी में थोड़ा बहुत अंतर होता है कि जो इस तरह से जो अदरक हल्दी जो होते हैं ना, इस तरह से जमीन के अंदर जो है, इस तरह से जमीन के अंदर क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं। जमीन के अंदर जो है किस तरह से वृद्धि करते हैं, तो अदरक हल्दी जो होता है जमीन के अंदर इस तरह से क्षैतिज वृद्धि करते हैं। क्षैतिज, इस तरह से क्षैतिज वृद्धि करते हैं। जो अदरक जो होते हैं, अदरक जो देखा होगा आदि और हल्दी, ये भी क्या है,
एक तरह के भूमिगत तना ही है ना। अदरक और हल्दी को जो है ना कहा जाता है, इसको प्रकंद बोलते हैं, प्रकंद प्रकंद प्रकंद, जिसको इंग्लिश में राइजोम बोलते हैं, राइजोम। क्वेश्चन पूछता है कि राइजोम के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, राइजोम के द्वारा, तो अदरक और हल्दी में, याद रखिएगा। और प्याज और लहसुन जो होता है, प्याज लहसुन के भूमिगत तना को है क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सल्क कंद कहा जाता है, सल्क कंद, जिसको बोलते हैं बल्ब। बिल्कुल क्या होता है कि बल्ब के समान जो होता है ना फूल जाता है। इस तरह से आप लोगों ने देखा है, जो प्याज जो होते हैं जमीन के अंदर इस तरह से, जमीन के अंदर जो होता है इस तरह से फूल जाता है, जमीन के अंदर फूल जाता है, तो बल्ब के समान जो होता है फूल जाता है। और जो इस तरह से लहसुन क्या है, प्याज बल्ब के समान होता है, इस तरह से जो है ये हो गया लहसुन, जो बल्ब के समान होते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सल्क कंद। सल्क कंद के द्वारा पूछेगा कि कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, तो प्याज और लहसुन में। तो बिल्कुल जो है इस तरह से आपको समझ में आ रही होगी बात कि क्या मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। कि भूमिगत तना में पूछता है कि कंद या ट्यूमर के द्वारा अलैंगिक कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, तो आलू में। आलू क्या एक तरह का भूमिगत तना, अदरक हल्दी में प्रकंद या राइजोम के द्वारा, सल्क कंद प्याज लहसुन के भूमिगत तना को सल्क कंद कहते हैं, सल्क कंद के द्वारा या किसमें होता है कायिक प्रवर्धन, प्याज और लहसुन में होता है। तो बिल्कुल जो है इसको लिख लेंगे और अपने कॉपी में जो है नोट्स में बनाएंगे। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है ना। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो अदरक में जो होता है अभी मैं बताया किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा। देखिए अदरक में किसके द्वारा होता है, तो इस तरह से राइजोम या प्रकंद के द्वारा, राइजोम या इसको बोलते हैं प्रकंद, है ना। क्वेश्चन पूछे आलू में जो है, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, आलू में। तो आलू में किसके द्वारा होता है, तो आलू में होता है ना, देखिए यहाँ पर कंद या ट्यूमर के द्वारा, कंद या ट्यूबर आलू में कायिक प्रवर्धन। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा तना 3 प्रकार के होता है ना। चलिए जो है हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग को जो है अर्धवायवीय तना के द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अर्धवायवीय तना के द्वारा, है ना। हम लोग देख लिए वायवीय तना के द्वारा गुलाब गन्ना में होता है कायिक प्रवर्धन। अब देखते हैं हम लोग अर्धवायवीय तना, भूमिगत तना के द्वारा। हम लोग देख लिए कि भूमिगत तना के द्वारा जो है इस तरह से, भूमिगत तना के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट है VB आया है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आलू में, अदरक हल्दी में, प्याज लहसुन में किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। चलिए हम लोग मिटाते हैं और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। चलिए अर्धवायवीय, अब हम लोग जो है अर्धवायवीय तना के द्वारा देखेंगे कायिक प्रवर्धन।
कायिक प्रवर्धन में हम लोग देख रहे हैं हमारे हैं अर्धवायवीय तना के द्वारा, अर्धवायवीय तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन अर्धवायवीय तना के द्वारा जो है ना किस किस में जो है अर्धवायवीय तना के द्वारा किस किस में जो है कायिक प्रवर्धन होता है। तो किसमें होता है, तो देखिए अर्धवायवीय तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है ना, यानी अर्धवायवीय तना भी होता है कई प्रकार के, जैसे एक होता है ऊपरी भूस्तरी, क्या होते हैं, एक होता है ऊपरी भूस्तरी जिसको बोलते हैं रनर, है ना, रनर यानी रन करते रहता है, रनर, है ना। इस तरह से ऊपरी भूस्तरी में किसमें, जो ऊपरी भूस्तरी के द्वारा जो है किसमें कायिक प्रवर्धन होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपने घास देखा है यानी ध्रुव घास, इस तरह से जो घास होते हैं इस तरह से जमीन के ऊपर जो घास होते हैं जड़ उत्पन्न होते हैं, फिर जो है आगे बढ़ेंगे इस तरह से रेंगते हुए, फिर आगे जाएंगे जड़ बनाएंगे, फिर से यहाँ पर जो है ना नए पौधे बनाएंगे, फिर इस तरह से रेंगते हुए आगे जाएंगे और फिर आगे जाकर जड़ बनाएंगे, फिर इससे नए तना निकलेंगे। इस तरह से जो है ना रन करते हुए जो है ना, यानी जमीन से जो है जमीन से आगे रन करते हुए जो है बढ़ते हुए आगे जाता है, फिर वहां पर जड़ बनाते हैं, फिर इससे नए जो है ना तने निकलते हैं, पौधे बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ऊपरी भूस्तरी, यानी घास में जो है ना, घास में ऊपरी भूस्तरी यानी रनर के द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन होते हैं। दूसरा जो होता है तना भूस्तरी, एक हो गया ऊपरी भूस्तरी, दूसरा हो गया भूस्तरी जिसको स्टोलनेट भी बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोलेन। इसमें क्या अंतर है, तो इसके उदाहरण स्ट्रॉबेरी, पुदीना, स्ट्रॉबेरी और पुदीना। आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी और पुदीना को पौधे को देखा, इसमें क्या होते हैं, अंतर क्या है, भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी और दूसरा है ऊपरी, इसका भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी स्टोलिनेट। इसमें क्या होता है, इस तरह से जो तना जो होता है इसमें इस तरह से पौधे जो है उत्पन्न होते हैं, और आगे जो है यहाँ से यहाँ पर जो है जड़ जो है, और इसमें तना जो है ना इस तरह से आगे वृद्धि करते हैं, और इससे जो है तो इसमें तना जो है ना इस तरह से तना क्या किया है, इसमें रन करते हैं थोड़ा सा ऊपर उठते हुए, तो इसको बोलते हैं भूस्तरी। ऐसे तना को क्या बोलते हैं, जो जमीन से रेंग कर थोड़ा सा ऊपर उठ करके आगे जाता है, फिर यहाँ पर तना जड़ निकलेगा, इससे नए तने निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे और नए पौधे बनाएंगे, तो इसको बोलते हैं भूस्तरी। स्ट्रॉबेरी और पुदीना में इस तरह से जो है ना तना आगे वृद्धि आगे जाता है, इससे नए पौधे बनते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं भूस्तरी। ऐसे तना को, और ऐसे जो तना बन रहा है रेंगते हुए आगे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं भूस्तरी। अगला जो है हम लोग एक तीसरा जो है प्रकार के भूस्तरी का जो होता है भूस्तरिका, इसको बोलते हैं ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ से ऑफसेट। जैसे इसके उदाहरण है जलकुंभी, भूस्तरिका क्या है, तना ऐसे ही है, कैसे तना है, अर्धवायवीय तना है, अर्धवायवीय तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सभी क्या है, अर्धवायवीय, यानी पूरी तरह से हवा में ना होता है ना पूरी तरह से जमीन के अंदर, बिल्कुल क्या होता है जमीन से सट कर जो है रेंगते रहता है। जैसे इसके उदाहरण है जलकुंभी, आपने जलकुंभी को देखा है, जलकुंभी जो होता है जल के ऊपर जो है ना इस तरह से
जल है तो जल के ऊपर जो है इस तरह से जल है, तो इस तरह से जल के ऊपर जो है पौधा उगते हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर के जो है ना पुष्प जो है लगते हैं, और इसका जो है इस तरह से, और ये जल के सतह पर जो है, ये जल के सतह है, जल के सतह पर इस तरह से आगे रेंगते हुए जाते हैं। फिर यहाँ पर नया जो है इसे जड़ निकलता है, और इस तरह से फिर आगे इसका रेंगते हुए जाएगा, फिर यहीं से आगे नया पौधा बनाएगा। तो जो है ये जो है जलकुंभी, जिसको वाटर हाइसिस को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है ना, या वाटर हाइसिंग भी बोलते हैं, हाइसिंग भी बोलते हैं, या वाटर हाइसिंग, हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ भी बोला जाता है जलकुंभी को। इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। इसको जो है ना, इसको क्या कहते हैं, बंगाल का आतंक। क्वेश्चन आता है किस पौधे को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, तो जलकुंभी को बोला जाता है बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना बंगाल में विदेश से लाया गया था, और जब इसको क्या किया गया था कि पानी में जो है ना रोपा गया था, तो क्या हुआ कि ये क्या करता है, पानी में के अंदर बहुत तेजी से वृद्धि करता है, और बहुत तेजी से वृद्धि किया बंगाल के अंदर, और पूरे जल को घेर लेता है, और जमीन जो जल होता है जल के से ऑक्सीजन को खींच लेता है, और इससे क्या हुआ कि जो इसके नीचे की जो मछलियां था वो मर गया, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन न मिलने के कारण मर गया था। यानी बंगाल के अंदर जो है बहुत सारे जो पानी के अंदर मछली होते हैं वो मर गया, इसलिए इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है जलकुंभी को। क्वेश्चन पूछा गया बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है, तो भूस्तारिका जो है क्या है, भूस्तारिका एक तना है। कैसे तना है, तो इस तरह के अर्धवायवीय तना है, जिसके द्वारा जो है जलकुंभी में जो है काई प्रवर्धन होता है। तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छा है, अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए आगे जो है हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन को पढ़ते हैं। लोग देख लिए कायिक या वर्धी जनन। अब हम लोग जो है देखते हैं अलैंगिक जनन। आगे जो दूसरा जो हम लोग लैंगिक जनन के प्रकार में दूसरा अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन हम लोग दूसरा जो है जनन के प्रकार में पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए देखते हैं, है ना, अलैंगिक जनन किसको कहते हैं। तो ये जो है अलैंगिक जनन से वैसे जनन की वह विधि जिसमें एक ही जीव के द्वारा क्या होते हैं, नए संतान की प्राप्ति होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। और ऐसे जनन करने वाले जीव क्या होते हैं, बिल्कुल अनुवांशिक और कार्य रूप से बिल्कुल समान होते हैं, जिस वजह से अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन भी कहा जाता है ना, क्लोन। और ये सूक्ष्म जीवों में भी होता है। तो ये किन किन जीवों में होता है, यह जो, ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या, जनन की वह विधि जिसमें, जनन की वह विधि जिसमें
जिसमें संतान एक एकल जीव यानी सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जन्म की वह विधि जिसमें संतान एकल जीव सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन, है ना। अब ये जो अलैंगिक जनन जो होता है कैसे जीवों में होता है? तो सूक्ष्म जीव, निम्न जंतु और पादपों में होता है। यह सूक्ष्म जीवों, बहुत छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसमें निम्न जंतुओं में और पादपों में होता है ना। ये जन्म किसमें होता है? सूक्ष्म जीवों में, निम्न जंतुओं में और पादपों में होता है। दूसरा जो है यह प्राय एकल जनन द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं। इसमें प्राय संतान एकल जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी इसमें संतान उत्पन्न करने के लिए केवल एक जनक की आवश्यकता होता है। जैसे लैंगिक जनन करने के लिए मनुष्य में क्या होता है? एक नर और एक मादा की जरूरत होती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही की जरूरत होता है। इसलिए इसमें सूक्ष्म जीवों में होता है, इसलिए इसे सूक्ष्म जनन भी कहा जाता है। इसे सूक्ष्म जनन भी कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि सूक्ष्म जनन किसमें संभव है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन करने वाले जीवों दोनों में। तो क्वेश्चन जो है सूक्ष्म जनन, अलैंगिक जनन करने वाले जीवों में संभव है ना। अगला, इसके द्वारा है ना, इस विधि से उत्पन्न संतान अकारकी एवं आनुवांशिक रूप से, इस विधि से उत्पन्न संतान अकारकी एवं आनुवांशिक रूप से मातृ या जनक जीव के एकदम समान होता है। इसीलिए ऐसे जीव को क्या कहते हैं? ऐसे जीव को क्लोन या एक पुंजक कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लोन या एक पुंजक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसे सूक्ष्म अलैंगिक जनन को सूक्ष्म जनन भी कहा जाता है ना। यह किसमें? सूक्ष्म जीवों में, जंतुओं में और पादपों में होता है। इसमें सिर्फ एकल जनक ही द्वारा ही संतान उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस विधि से उत्पन्न संतान आकार के आकार में और आनुवांशिक गुण में क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं, है ना। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अलैंगिक जनन के बारे में, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त रूप से बताइए। क्वेश्चन जो है ना पूछा गया था 2015 के अंदर कि जीव में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखें। तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में, संक्षिप्त में लिखना है इसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं। सूक्ष्म जनन
में क्या संभव है। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि सूक्ष्म जनन में क्या संभव है, सूक्ष्म जनन में क्या संभव है। 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यह 2015 में पूछा गया था। तो बिल्कुल जो ऊपर लिखा गया इसको लिख सकते हैं, ए लैंगिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, सूक्ष्म जनन करने वाले जीवों में जो है ना अलैंगिक जनन संभव है, आंसर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल जो है क्या समझ में आ रही है। एक बार क्वेश्चन पूछा, क्लोन या एक पुंजक को परिभाषित करें, है ना। क्वेश्चन एक बार पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि क्लोन या, है ना, क्वेश्चन पूछा था क्या कि क्लोन या एक पुंजक को परिभाषित करें, क्लोन या एक पुंजक को परिभाषित करें। 2012 के अंदर ये सवाल पूछा था। तो क्लोन या एक पुंजक क्या होता है, तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान, है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने मातृ या जनक जीव से अकारिकी एवं अनुवांशिक रूप से, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने मातृ या जनक जीव से अकारिकी अनुवांशिक रूप से समान या फोटोकॉपी होता है। तो ऐसे संतान को क्लोन कहते हैं। यानी अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान आकारिकी और अनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक या मातृजीव के समान होते हैं, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। समझ में आ गई। क्वेश्चन पूछा था, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो इस विधि को क्या कहते हैं, है ना। क्वेश्चन पूछी थी क्या कि जब संतान की उत्पत्ति, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो रहा है, एकल जनक के द्वारा होता है, तो वह विधि होगा। यानी अगर एकल जनक के द्वारा हो रहा है ना, अगर संतान की एकल जनक के द्वारा हो रहा है तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, एकल जनक के द्वारा होता है। तो यहां से वह विधि होगा। तो कौन सी विधि होगा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो रही है, एक सिंगल सेल से नए संतान बन रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो अलैंगिक जनन। इस विधि को अलैंगिक जनन कहेंगे। तो बिल्कुल समझ में आ रही है चीजें, है ना। तो वीडियो को लाइक भी करेंगे बच्चे जो भी देख रहे हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले अलैंगिक जनन की विधियां,
चलिए हम लोग जो है आगे जो है पढ़ते हैं अलैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो निम्नलिखित हैं। अलैंगिक जनन की विधियां क्या है? निम्नलिखित। पहला जो विधि है हम लोग पढ़ने वाले हैं विखंडन। पहला विधि क्या है? विखंडन। अब ये जो विखंडन में होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं द्विखंडन, दूसरा जो होता है बहुखंडन, है ना। दूसरा जो विधि है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ मुकुलन। मुकुलन। तीसरा जो विधि पढ़ने वाले हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन इसको बोलते हैं बर्डिंग इंग्लिश में। पुनरुद्भवन को बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन। चौथा पुनरुद्भवन के बाद पढ़ेंगे खंडी भवन जिसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। 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 पांचवा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन जिसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। और छठा में जो है कलिका। कलिका के द्वारा जिसको बोलते हैं जेम्यूल। तो ये 5 विधि के द्वारा लैंगिक जनन की विधियां पढ़नी है। चलिए हम लोग जो है बारी बारी से जो है पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जो है विखंडन। सबसे पहले जो है क्या पढ़ेंगे? विखंडन, है ना। चलिए शुरू करते हैं विखंडन। विखंडन, है ना। तो विखंडन में क्या होता है? तो विखंडन में क्या होता है कि जब कोई जीव जो है, एक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में उसका शरीर टूटकर प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है। जब कोई एक जीव उसका शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट करके नए जीव का निर्माण करता है, प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का निर्माण करता है, इसको बोलेंगे विखंडन। टूट कर, विखंडन में क्या होता है? टूटना। विखंडन क्या बोलेंगे? एकल जीव अपने शरीर का 2 या 2 से अधिक भागों में 2 या 2 से अधिक भागों में या अपने शरीर का 2 या 2 से अधिक भागों में बांटकर नए जीव का क्या करते हैं? नए जीव का निर्माण करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विखंडन कहते हैं। विखंडन कहते हैं। तो विखंडन में क्या होता है? अगर कोई जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बांटकर नए जीव का निर्माण करते हैं, प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विखंडन, विखंडन बोलते हैं। अब ये 2 प्रकार का होता है कि नहीं? यानी विखंडन जो है अब ये होता है 2 प्रकार का विखंडन। एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होता है? इस विधि में,
है ना। जब जीव जो है, एक जीव दो भागों में बंटकर नए, प्रत्येक जीव नए, इसमें क्या हुआ कि इसमें अमीबा पैरामीशियम जैसे जीव दो भागों में बंटकर नए जीव को क्या करते हैं, जन्म देता है, तब उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा जो है, इस तरह से एक अमीबा है, तो एक अमीबे से कितने अमीबा हो गए, इस तरह से दो अमीबा। तो इसमें जो है ये अमीबा है, तो अमीबा, एक अमीबा से क्या हो गए, दो अमीबा, तो इसको बोलेंगे द्विखंडन। उसी तरह यूग्लिना एक जीव होता है, इस तरह से ना, यूग्लिना होता है, यूग्लिना, ये जो है यूग्लिना में क्या होता है, तो इसमें सामने सामने इस तरह से जो है ना, इसको बोलते हैं लंबवत विभाजन। लंबवत, इसमें जो विभाजन होता है, द्विविभाजन जो होता है, लंबवत विभाजन होता है, लंबवत विभाजन होता है। और ही अगर हम देखें पैरामीशियम में, पैरामीशियम जो जीव है, इस तरह से चप्पल जंतु जिसको बोलते हैं, जैसे ये जो है क्या है, इसमें जो विभाजन होता है पैरामीशियम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पैरामीशियम में जो द्विविभाजन होता है, द्विखंडन जो होता है, द्विखंडन कैसे होता है, तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी सीधे सीधे अगर बढ़ गया तो इसको अनुप्रस्थ, अगर लंबवत इस तरह से बढ़ रहा है तो इसको यूग्लिना में होता है। अमीबा में जो होता है किसी तरीका से कोई भाग से ये दो भागों में टूट करके नए अमीबा यानी संतान बनाता है, ये हो गया संतान, है ना। तो ये हो गया द्विखंडन। बहुखंडन में क्या होता है, इसमें एक जीव का शरीर कई खंडों में बढ़ जाता है। इसमें कोई एक जीव कई खंडों में बट जाता है, जैसे जो है प्लाज्मोडियम में, और अमीबा में जो है ना प्रतिकूल स्थिति में क्या होता है, अमीबा कई सारे भागों में बढ़ जाता है। जैसे इस तरह से प्लाज्मोडियम है, इसमें सबसे पहले केंद्रक में विभाजन होता है, कई केंद्रक में, इस तरह से प्लाज्मोडियम है, केंद्रक में सबसे पहले विभाजन होता है, केंद्रक का सबसे पहले कोशिका द्रव का होता है, फिर कोशिका द्रव के बाद केंद्रक का विभाजन होता है। इस तरह से बहुत सारा जो है ना, बहुत सारा प्लाज्मोडियम बना लेता है। देखिए एक से क्या हो गया, बहुत सारे, कई खंडों में बढ़कर प्रत्येक भाग नए जीव को बनाता है। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, द्विखंडन और हो गया बहुखंडन। क्वेश्चन पूछा गया द्विखंडन बहुखंडन को उदाहरण सहित बताइए, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया बोर्ड में, इससे था कि द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर बताएं। उदाहरण सहित। तो द्विखंडन बोल रहे हैं कि इसमें जीव जो होते हैं, एक जीव जो होते हैं दो भागों में बंटकर नए संतान को जन्म देते हैं। इसमें
एक जीव कई खंडों में बंटकर नए जीव को जन्म देते हैं। इसके उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, इग्वलिना। इसके उदाहरण प्लाज्मोडियम, है ना। अमीबा में प्रतिकूल स्थिति में ऐसा होता है। अगला जो हम देखने वाले हैं वह है मुकुलन। चलिए अगला विधि हम लोग देखते हैं, है ना। ये हो गया पहला विधि पढ़ ली हम लोग। इसके बाद जो है दूसरा विधि, दूसरा क्वेश्चन पूछा था द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है ना, क्वेश्चन पूछा था द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, क्वेश्चन ये था अमीबा में, बी पैरामीशियम, सी इग्वलिना, डी ऑल। तो यहां से क्या हो जाएगा, द्विखंडन सभी में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि किसमें अनुप्रस्थ द्विखंडन अनुप्रस्थ विभाजन होता है, किसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो याद रखिएगा पैरामीशियम में जो है ना अनुप्रस्थ विभाजन होता है, सीधे सीधे जो इस तरह से होता है क्षैतिज रूप से। और ऊर्ध्वाधर होता है किसमें, इग्वलिना में। इसमें अगर बात करें तो लंबवत होता है, लंबवत 90 डिग्री कोण बना के सीधे से, है ना। तो चलिए आगे हम लोग मुकुलन विधि देखते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, है ना। हम लोग जो भी बचा हुआ है हम लोग इसको अगले पार्ट में जो है ना फर्स्ट चैप्टर जो है 12th क्लास बायोलॉजी का जो है हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग जो भी विधियां हैं और जो भी बचा हुआ अगले क्लास में देखेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो कैसा लगा पढ़ाया हुआ मेरा कमेंट सेक्शन में बतलाएंगे। और इसी तरह जो है जो बच्चे नए होंगे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। ओके, गुड नाइट।